इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है ना, कोई भी एक क्यूब है, इस तरह से एक क्यूब हमारे पास है, ठीक है ना, ऐसे एक क्यूब है और इस क्यूब में एक चार्ज है क्यू। क्लियर हो? तो फ्लक्स रिलेटेड टू द क्यूब पाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एक साइड हम मान लेते हैं कि इसकी साइड क्या है, एल है, ठीक है ना। तो फ्लक्स रिलेटेड टू द क्यूब इज क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस थ्योरम, ठीक है। पहला हुआ फ्लक्स रिलेटेड टू द क्यूब, सेकेंड हुआ फ्लक्स related to one surface of the cube। इसके एक सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? ये जो मान लो सरफेस है, इससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब ये जानना है कि हाउ मेनी सरफेसेस इन अ क्यूब, हाउ मेनी सरफेसेस इन अ क्यूब, there are 6 surfaces in a cube. Electric flux enclosed to the cube is q upon epsilon naught. That means electric flux related to 6 surfaces is equal to q upon epsilon naught. Therefore, the electric flux related to the one surface is q upon 6 epsilon naught. So this is the phi e is equal to q upon 6 epsilon naught. Clear? And third, electric flux related to one edge of cube how many edges in the cube? बोलो भाई, this room is like a cube, ठीक है, and this is edge, नीचे आप देख रहे हैं the joint of two planes, ठीक है ना, line of intersection of two planes is edge. So this is one edge and ये जो प्लेन नीचे जिस पर आप बैठे हुए हैं, इसमें कितने एज हो गए? 4, और उसके बाद ऊपर 4। अब कौन कौन बचे? ये एक बचा ना, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज आल्सो। ये क्या है? एक और 2, कितने हो गए अब तक? कितने हो गए? और वो 2 कितने हो गए टोटल? तब हाउ मेनी एजेस इन अ क्यूब? 12. The electric flux related to the 12 edges is equal to q upon epsilon naught. Therefore, the electric flux related to one edge of cube is q upon 12 epsilon naught, and phi e is equal to q upon 12 epsilon naught. क्लियर? हाँ, अब एक और जान लो भाई, फोर्थ पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, फोर्थ पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं।
एज की बात हमने किया था, इससे पहले हमने किसकी बात कर लिया था? एज की बात किया था, एज की बात किया था, एज की बात हमने किया था, ये है एज, दिस इज एज, ठीक है, इसकी बात किया था। अब हम बात करेंगे कॉर्नर्स की। अब हम किसकी बात करने जा रहे थे? कॉर्नर्स की। ये कॉर्नर्स की बात करने जा रहे हैं। हाउ मेनी कॉर्नर्स इन अ क्यूब? देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। क्लियर? बाय गॉस थ्योरम, electric flux enclosed to the cube, that is related to 8 corners of the cube is q upon epsilon naught. Therefore, electric flux related to one corner of the cube is q upon 8 epsilon naught. Here, phi is equal to q upon 8 epsilon naught. By these examples, we understand that electric flux enclosed to a closed surface does not depend side of the cube. कहीं भी क्यूब का साइड एल आया है इसमें? जल्दी बोलो, कहीं नहीं आया? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो, अभी अभी क्यूब से रिलेटेड और भी चीजों को जानना है, लेकिन अब उसके पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, समझ गए? चलो, तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अलग अलग वर्षों में। 26 जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें ये कह दिया गया इफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन all the charges must necessarily be inside the surface. B, the electric field inside the surface is necessarily uniform. C, the number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it. The magnitude of electric field on the surface is constant. Integral E dot ds is equal to 0 एंड क्लोज इंटीग्रेशन है, इसका मतलब क्लोज सरफेस की बात कर रहा है। किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स जीरो तब होता है जब उस फ्लक्स के अंदर नेट चार्ज जीरो हो। चार्ज जीरो ना, ऐसा नहीं, नेट चार्ज जीरो हो, या फिर जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस उसके अंदर आ रही हो उतने ही बाहर जा रही हो। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो मिल गया, जो मैंने बोला? तो कौन सा मिल गया? सी वाला मिल गया। ये तो वैसे ही हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 27, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ अ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यूब इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब ये क्वेश्चन इनसे अलग है। अब समझना है इसको कि हमने क्या किया कि एक क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इसको खूब कायदे से बढ़िया से समझ लेना। ये क्यूब हमारे पास, और इस क्यूब की एक कॉर्नर पर, अब ध्यान से समझिए आप, इस क्यूब के एक कॉर्नर पर, देखिए ये आपका क्यूब है, ठीक है ना। ये क्यूब का एक सरफेस हो गया ना, ऐसे बोलो, ये है क्यूब का एक सरफेस, और इसके ये जो क्यूब है इसके एक कॉर्नर पर रखा गया है चार्ज। ये एक कॉर्नर हो गया, एक सरफेस इसका हो गया। अब इसका दूसरा वाला सरफेस ये है, ये इसका दूसरा सरफेस है। पूरी बात क्लियर हो गई? बोलो। और ये इसका तीसरा सरफेस है। ये इसका तीसरा सरफेस है।
ये पूरी बात समझ में आ गया? 3 आपको दिख रहे हैं, बाकी के 3 दिख नहीं रहे, 3 हो रहे हैं, पूरा 6 सरफेस हो गया। अब कह रहा था कि जो चार्ज है उसको एक कॉर्नर पे यहां रख दिया गया। गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस पर लागू होता है। जब एक कॉर्नर पर रख दिया तो इसके बगल में एक और क्यूब अगर रख दिया जाए, समझ में आ रहा? तो 2 क्यूब आपने रख दिया, ठीक है, 2 क्यूब आपने रख दिया। 2 क्यूब रखा तो क्या हुआ कि इस तरह से शेप बन के लगभग आ गया ऐसे, और आपने यहाँ पर रखा हुआ इस तरह का शेप बन गया, ठीक है ना। 2 क्यूब जब मिला तो ये अब ऐसे बन गया, ऐसे। अब इसमें क्या है, 2 क्यूब है ऑलरेडी। कुछ समझ में आ रहा? तो अभी 2 क्यूब से काम तो नहीं चलेगा। अब इसके इधर भी ऐसे ही आपको क्या करना है, 2 और क्यूब डाल देना है। तो इसके ये जो बना हुआ है ना, एक सरफेस, एक क्यूब का सरफेस हो गया जिसके ऊपर ठीक बीच में ये पड़ा हुआ है। तो 4 क्यूब अब तक हो गए, लेकिन अभी वो कहाँ है, अभी ऊपर की तरफ है। तो 4 नीचे रखा, 4 और ऊपर रख दिया जाए तो कितने हो गए, 8। जब 8 आपने रख दिया तब वो टोटली कवर्ड हो गया, क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। अब वो एक क्यूब फिर से एक क्यूब ही बन के तैयार हुआ। तो फ्लक्स रिलेटेड टू दिस क्यूब इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितने क्यूब थे, 8 क्यूब से। हमें तो 1 क्यूब से चाहिए था ना, एक ही से चाहिए था ना, तो फिर कितने होंगे, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि साइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसको कर लीजिए जल्दी से, ये वाला हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है, ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसको देखेंगे आप। ये क्या कह रहा है कि चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। क्या कह दिया है आपने कि एक चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, ये देखो, एक स्फेरिकल सरफेस हम ले लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया आपने, यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान से समझ लीजिए। और इसका जो रेडियस है हम लोग मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, देखो भाई इसका रेडियस है r। और क्या कह रहा है, Q चार्ज उसी के अंदर है, ये देखो यहाँ पर है Q चार्ज, ठीक है ना। ये जो Q चार्ज है उसी के अंदर है, आपने बना लिया, Q चार्ज उसके अंदर आ गया। फिर क्या कह रहा था आगे, इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल। तो आपको कल ही बता दिया था कि गॉस थ्योरम स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज टू द एनी क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड डायमेंशन। तो इसका मतलब सेम वही रह जाएगा, और कितना रह जाएगा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डबल करने के बाद भी वही रहेगा, क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम। क्लियर? इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो पहले ही से मैंने आपको बता दिया है पढ़ाते समय। जो भी क्वेश्चन आएंगे सबका सबसे रिलेटेड कंसेप्ट आपको पहले पता होगा, आपके नोट्स में होगा, चाहे वो नीट का क्वेश्चन होगा चाहे वो बोर्ड का होगा, किसी का भी। अब आ जाइए, हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलम विद इन इट if phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A is unit of volt into meter will be। ठीक है भाई, ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये जो सिलेंडर है, दिस इज an enclosed surface. There are two type of surfaces in a cylinder. First, outer surface of the cylinder, this is curved surface, and two plane surfaces of the cylinder.
आउटर सरफेस ये है, ये देखो दिस इज आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं कलर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं कलर, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप देखिए, ये जिसकी हमने बात किया है ये है आउटर सरफेस। ये हो गया, ठीक है ना, एक सरफेस ये हुआ, ठीक है। और बाकी के जो टू प्लेन सरफेसेज हैं उनको देखना है आपको। दो प्लेन सरफेसेज हैं उसको देख लीजिए, ये वाला, कुछ समझ पाया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो दो प्लेन सरफेस हो गए और एक कर्व सरफेस हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्या क्या जो दिया है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं। A hollow cylinder has a charge Q कूलम विद इन इट। इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज है Q, ठीक है। और क्या कह रहा है, if phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो है फाई, तो हम इसको मान लेते हैं फाई 1। कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको हमने मान लिया फाई 1, और इससे जो फ्लक्स निकला उसको हमने मान लिया फाई 2। तो इससे भी कितना होगा, फाई 2, क्योंकि दोनों का दोनों एक ही है, एक ही तरह के सरफेसेज है, दोनों का एरिया एक है, सब कुछ एक है, तो दोनों से फाई 2 ही निकलेंगे। ये भी क्लियर हो? The flux linked with the plane surface A in units voltmeter, जो प्लेन सरफेस है उससे फ्लक्स कितना रिलेट करेगा ये आपसे पूछ रहा है। बाय गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो भाई, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना है, Q है, एंड QE is equal to phi 1 and plus phi 2 and plus phi 2 and this is equal to Q upon epsilon naught। टोटल फ्लक्स ये है आपका उस पूरे सिलेंडर के द्वारा, और सिलेंडर के जो फ्लक्स है वो तीन पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया, तीन तरह के सरफेस दिख रहा है, तीनों में डिवाइड कर दिया। ये कर्व सरफेस से phi 1, इससे phi 2, इससे भी phi 2, दोनों सेम है इसलिए phi 2। क्लियर? अब कितना हो गया, ये जो phi 1 है दिस इज phi गिवन दैट, and 2 phi 2 is equal to Q upon epsilon naught, ठीक है। therefore 2 phi 2 is equal to Q upon epsilon naught minus phi, ठीक है। then phi 2 is equal to 1 by 2 and Q upon epsilon naught minus phi, दिस इज आंसर। और ऐसा लग रहा है कि यही वाला है, तो समझ गए इसको, बस ठीक है। तो जल्दी से इसको कर जाइए।